बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियल एस्टेट पर एक और जबरदस्त वीडियो के साथ आपका मेजबान सुहेल द आयरन मैन जाफरी एक मरतबा फिर से आप सबकी खिदमत में हाजिर है। इसी उम्मीद, यकीन और दुआ के साथ कि आप लोग जहां पर भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे और खुशी और गम के हसीन से इम्तजाज यानी कि जिंदगी को भरपूर अंदाज के साथ जी रहे होंगे। एक बड़ा प्रेसिंग क्वेश्चन है और ये सवाल मुख्तलिफ रंगों के अंदर, मुख्तलिफ अल्फाज के अंदर, मुख्तलिफ पैरायों के अंदर अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि अक्सर इन्वेस्टर्स को नुकसान होता है, जबकि बहुत थोड़े से इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो सच में रियल एस्टेट से पैसा बनाते हैं और उन इन्वेस्टर्स की तादाद मजीद कम है जो रियल एस्टेट से बहुत ज़्यादा पैसा बनाते हैं। तो मैंने सोचा जनाब कि ये वाकई बड़ा प्रेसिंग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ज़रूर एड्रेस करना चाहिए और उन तमाम फैक्टर्स पर एक नज़र दौड़ानी चाहिए जिसकी वजह से एक आम रिटेल इन्वेस्टर को यूजुअली लॉस होता है। तो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ऑब्वियस बात जो है वो ये है कि हमें अमीर होने की बहुत जल्दी है। हम ना बस रातों रात अमीर होना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बस कोई अलादीन का चिराग रगड़ें और उस चिराग में से अचानक से अरबों खरबों रुपए जो है ना वो हमें मिल जाए, या ये जो फाइलें हैं इन फाइलों को हम रगड़ें और अचानक से इन फाइलों से हमें खजानों की कुंजियां बरामद हो जाएं। तो ऐसा नहीं हो सकता और नहीं होता है, इसी की वजह से लोगों को लॉस होता है। मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को ऑब्जर्व किया है, क्लोजली ऑब्जर्व किया है, कुछ प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट किया एज अ रियल एस्टेट एजेंट, कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर एज एन इन्वेस्टर एज वेल पार्टिसिपेट किया। और एक बड़ा सिंपल सा साइकिल है, आप उस साइकिल को अगर समझें और उस साइकिल को ब्रेक करें तो बड़ी आसानी के साथ आप होने वाले लॉस से बच सकते हैं। ना सिर्फ लॉस से बच सकते हैं बल्कि आप एक्चुअली रियल एस्टेट से बहुत पैसा बना सकते हैं, बिकॉज इस मार्केट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा पैसा मौजूद है। वो साइकिल क्या है? नया प्रोजेक्ट आता है, सोसाइटी फाइल्स लॉन्च करती है, बुकिंग्स ओपन होती हैं, लोगों की एक बड़ी तादाद निकलती है और बड़ी बड़ी तादाद के अंदर फाइलें खरीदना शुरू कर देते हैं, इस बात से बेबहरा कि उन्होंने इन फाइलों को चलाना भी है कि नहीं, इस बात से बेबहरा कि उन्होंने इन फाइल्स को प्लॉट्स के अंदर कन्वर्ट करना भी है या नहीं, उन्होंने पेमेंट्स करनी भी हैं या नहीं। वो कहते हैं बस फाइलें एक दफ़ा इकट्ठी कर लें, क्योंकि माइंडसेट ये बना हुआ है कि अगर मेरे पास 100 फाइल्स हैं और मैंने मार्केट में 100 फाइल्स वाले लोग देखे हैं, सलमान साहब तो ना गल कर रहे हैं, ठीक है, 100 फाइल्स आपके पास मौजूद हैं, तो कैलकुलेशन ये होती है कि हर फाइल के ऊपर अगर 10,000 रुपए का भी मुझे प्रॉफिट होता है तो मैंने मिलियंस कमा लेने हैं। ये माइंडसेट लेके लोग मार्केट के अंदर एंटर होते हैं और हर बंदा इसी सोच के साथ बाइंग करता है। और बाइंग के बाद फिर क्या होता है कि थोड़ी देर बाद जब किस्तें भरने की बारी आती है तो लोग फिर उन फाइलों को बेचकर भागना शुरू कर देते हैं। वो फिर सारे इकट्ठे कतार अंदर कतार वो निकलते हैं बेचने के लिए। तो जब बेचने के लिए एक बड़ी तादाद निकलेगी और ख़रीदार वही होगा जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर मौजूद था, डिमांड सप्लाई अपना बैलेंस ढूंढेगी, तो ऑफ कोर्स फिर वो फाइलें माइनस में आएंगी, उनमें आपको लॉस होगा। जिस कीमत पर आपने खरीदी थी उस कीमत के अंदर आप फिर उनको नहीं बेच पाएंगे, बिकॉज अब जो बार्गेनिंग पावर है, जो निगोशिएटिंग पावर है, वो खरीदार के हाथ में आ जाएगी। वो आपसे नहीं खरीदेगा, वो किसी और से खरीद लेगा, तो वो फिर आपको नुकसान में बेचना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा विशियस साइकिल है और ये इतना इंसीडियस है कि लोगों की आंखों के सामने ये मामला हो रहा है, लेकिन वो फिर भी बाज नहीं आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि हर दफ़ा शायद ये अब एक नया वक्त है। जिस तरह हमारे मुल्क के सियासी माहौल के अंदर हर दफ़ा हमें लगता है ना कि यार नहीं, इस दफ़ा नहीं, लेकिन उस दफ़ा भी वही होता है। तो यही एक माहौल है और हम उसी सर्कल के अंदर घूमे जा रहे हैं। दिस विशियस साइकिल डजंट हैव एनी एंड और लोग अपने कीमती सरमाए से हाथ धो बैठते हैं, अपने बच्चों की इनहेरिटेंस से हाथ धो बैठते हैं। दूसरी चीज़ ऑफ कोर्स ओवर स्ट्रेच की है। ओवर स्ट्रेच ये है कि प्लॉट्स आपने खरीदे तो इसी नीयत से थे कि आप उनको मैच्योर करेंगे, लेकिन आपने बाइंग ज़्यादा कर ली है
आगे हालात उतने साजगार नहीं रहे जितने आप सोच रहे थे, या कोई अनफोर्सीन किस्म की ज़रूरत अगर आन पड़ी है, तो जो आपने कैलकुलेशन माइंड के अंदर रखी हुई थी ना, वो कैलकुलेशन हिल गई है और उस इम्बैलेंस की वजह से अब आप उन फाइल्स को चला नहीं पा रहे हैं, उन प्लॉट्स को मैच्योर करने की तरफ नहीं जा सकते हैं, और उसके बाद फिर होता यह है कि आपको मजबूरन वो चीज़ बेचनी पड़ती है। जब फिर आपने मजबूरन को चीज़ बेचनी है तो वंस अगेन जो निगोशिएटिंग पावर है वो ख़रीदार के हाथ में ज़्यादा है, वो आपसे आपकी टर्म्स पर नहीं बल्कि अपनी टर्म्स में ख़रीदारी करेगा और आपसे सस्ते दामों वो चीज़ लेने की भरपूर कोशिश करेगा। इसकी अगर मिसाल दूं तो फर्ज करें कि एक नया प्रोजेक्ट आया, आपके पास फिल वक्त टोटल कैश थे 30 लाख रुपए और डाउन पेमेंट थी 5 लाख रुपए। आपने एंटिसिपेट किया कि यार चलें हम यूं करते हैं कि 6 फाइलें खरीद लेते हैं 5 लाख ईच की, और 4 एक की मैं किस्तें चला लूंगा, 2 एक का हम देखेंगे क्या होगा। या बहुत सारी सूरत हाल में लोगों के पास असल में कैश होता ही वही 30 लाख है, किस्तों का बंदोबस्त ही नहीं होता, पता ही नहीं होता, सोचा ही नहीं होता कि किस्त देनी है, लेकिन सर किस्त तो देनी है ना। और इफ्तिखार आरिफ का बड़ा खूबसूरत शेर था कि वक्त मालूम की दहशत से लरसता हुआ दिल डूबा जाता है कि मोहलत नहीं मिलने वाली। तो आखिर फिर आपने किस्तें देनी है, आज नहीं देनी तो कल देनी है। किस्तें नहीं देंगे सोसाइटी आपको जुर्माने लगाएगी, वो आपका लॉस है। आपकी फाइल्स को नए रेट्स के ऊपर शिफ्ट कर देगी, वो आपका लॉस है। या आपने मजबूरन फिर औने पौने दामों वो अपने प्लॉट्स बेचने हैं, वो भी आपका लॉस है। इसके बाद एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो जनाब होती है कि लोग अक्सर, और ये सबसे बड़ा इशू है, ये बाकी तमाम इश्यूज से भी बड़ा इशू है, और ये मैंने सीरियस इन्वेस्टर्स के अंदर भी देखा है। एक तो वो इन्वेस्टर्स हैं ना जो 100 फाइलें खरीद लेते हैं, वो तो फंडामेंटली उनका मेरे ख्याल से थॉट प्रोसेस जो है ना उसको रीअलाइन करने की जरूरत है। लेकिन ये जो तीसरा पॉइंट है इंट्रिंसिक वैल्यू को ना देखना, ये अक्सर सीरियस इन्वेस्टर्स के अंदर भी मैंने ऑब्जर्व किया है। लोग ये नहीं देखते हैं कि जो चीज आज उनके पास है उसकी असल कदर कीमत क्या है, और वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट की आज की असेसमेंट के ऊपर उसे खरीदने और बेचने का तयन कर रहे होते हैं। बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं, बहुत सारे सॉलिड प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जहां पर जिस रेट पे आज आपको चीज मिल रही है ना, जो उसकी आज बुक वैल्यू है वो बहुत कम है एज कंपेयर्ड कि जब तक आप उसे मैच्योर करेंगे, या अगर आपके पास वो मैच्योर्ड है लेकिन फ्यूचर के अंदर जो बाकी माहौल बन रहा है वो उसकी एक्चुअल वर्थ को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। तो आप उन तमाम फैक्टर्स को देखे बगैर कि कल को इसकी वर्थ क्या हो सकती है, फॉर इंस्टेंस जब तक आप मैच्योर करेंगे, या अगर ऑलरेडी एडीसी प्लॉट है तो आने वाले कुछ वक्त के अंदर मार्केट का जो माहौल है, जो डिफरेंट टाइटैनिक फोर्सेस हैं मार्केट की, उस रेट को कहां से कहां ले जा सकती हैं, आप उसको छोड़ देते हैं और आप सिर्फ आज की वैल्यू को देखते रहते हैं कि यार आज इसकी वैल्यू क्या है, हुण लाख रुपया वधे तो मजा है, चाहे फ्यूचर में आपको उस पर 20 लाख रुपए बढ़ने थे, आप उस 20 लाख को काउंट नहीं करते बिकॉज आप एंटिसिपेट नहीं कर पाते। आप फंसे हुए हैं उस शॉर्ट टर्म माइंडसेट के अंदर, आप आज के अंदर इतना फंसे हुए हैं कि यू आर नॉट एबल टू एलिवेट योरसेल्फ फ्रॉम द बैटल ग्राउंड एंड लुक अहेड कि यार आगे आपके लिए क्या अवेलेबल है। वो शॉर्ट साइटेडनेस जो है ना, उसकी वजह से लोग इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं देख पाते हैं। होता फिर क्या है कि उनको बेच देते हैं। जब बेच देते हैं थोड़ी देर बाद कहते हैं, यानी कुछ वक्त गुजरा और फिर कहते हैं यार बस मैंने बेचा है तो इसके रेट बढ़ गए, मैंने बेचा है तो इसके रेट बढ़ गए। तो भाई आपने बेचा है तो रेट नहीं बढ़े हैं, रेट इसलिए बढ़े हैं क्योंकि रेट बढ़ने थे, आपने बेच दिया है, आपने अपना लॉस कर लिया है। तो लोग प्लॉट्स की इंट्रिंसिक वैल्यू को नहीं देख रहे होते हैं और वो मार्केट के ट्रेंड को फॉलो कर रहे होते हैं। गो विद द फ्लो वाली बात है, अगर हर कोई बेच रहा है तो वो भी इस डर में बेच देते हैं कि यार हर कोई सस्ते में बेच रहा है, मैं भी सस्ते में बेच दूं कहीं रेट और ना गिर जाए। तो वो
एक्चुअली शॉर्ट साइटेडनेस है, गोइंग विद द फ्लो है। देखें, हर बंदा अगर आपके इर्द गिर्द कुएं में छलांग लगाना शुरू कर दे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने भी कुएं में छलांग लगानी है। अगर हर बंदा अपना लॉस कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आपने भी लॉस करना है। अगर एक जगह पर प्लॉट का आपको पता है कि यार इसकी वर्थ जो है वो x लाख होनी चाहिए, हर बंदा उससे कम पे अगर बेच रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप भी वो बेवकूफ़ी करें। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ्लो के साथ चलते चलते इंट्रिंसिक वैल्यू को भूल जाते हैं, असल कीमत को भूल जाते हैं और वो फ्लो में आके बस अपना माल बेच देते हैं और अपना लॉस करते हैं। समटाइम्स बेचते भी घाटे में हैं और फ्यूचर के प्रॉफिट्स तो उनके गए, वो तो मिलना ही नहीं है क्योंकि चीज़ बेच दी है। इसके साथ साथ मार्केट अक्सर बोर हो जाती है। आप अपने इर्द गिर्द लोगों की आवाज़ बार बार सुनते हैं कि यार रेट नहीं बढ़ रहा है, यार बस इतनी देर होगी प्लॉट लिया, रेट नहीं बढ़ रहा है, यार रेट नहीं बढ़ रहे हैं। वो बात आपके कानों में इतनी बार पड़ती है क्योंकि आपके इर्द गिर्द वो लोग हैं जो बोर हो जाते हैं, तो आप भी फिर उकता जाते हैं। उकताहट में आप अक्सर बेच देते हैं और अक्सर फिर ये होता है कि चूंकि आप भी उकताए हुए हैं तो आप कहते हैं चल यार जो मिलता है ले लें। अक्सर आप लॉस के अंदर बेच देते हैं। और अगर ज्यादा लोग इकट्ठे उकता गए हैं क्योंकि आपके कानों में आवाजें पड़ रही हैं, वो भी उकताए हुए हैं, तो फिर होता यह है कि जब कितने लोग बेचने के लिए निकलते हैं प्लॉट्स को अचानक से, तो फिर मार्केट में उसका वो रेट मिलता नहीं है, तो आपको घाटा पड़ता है, आपको लॉस हो जाता है। एक और फैक्टर जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, चौथा फैक्टर है जी कि बहुत सारे लोगों की आदत है कि वो न्यू हॉट कमोडिटी ढूंढने के लिए निकले हुए होते हैं। और अक्सर ऐसे लोगों के साथ राब्ता होता है, लोग व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हैं, लोग कॉल्स करते हैं, उनको ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स का नाम पता होता है कि यकीन करें हम मार्केट के अंदर बैठे हैं, हमें नहीं पता होता कि यार इवन ये प्रोजेक्ट भी एग्जिस्ट करता है। उनको इतने प्रोजेक्ट्स का पता होता है और जब उनसे बात होती है वो कहते हैं जी 2 प्लॉट होते भी नहीं यार, 2 प्लॉट होते भी नहीं यार, 3 प्लॉट होते भी नहीं। और वो प्रोजेक्ट्स देखें, अगर हमने भी उनका नाम नहीं सुना हो, जो मार्केट के बंदे हैं, तो यकीन करें वो कितने अच्छे प्रोजेक्ट्स होंगे, लेकिन लोगों के पास उनके प्लॉट्स होते हैं। क्यों? वो नया नाम सुनते हैं, वो कहते हैं यार ये जबरदस्त होगा, उथे पहुंच गए। ये नाम सुनते हैं, कहते हैं यार ये आला होगा, उथे पहुंच गए, उसमें इन्वेस्ट कर लिया। हमने अगर किसी अच्छे प्रोजेक्ट का खुद पता चले ना, तो हमारी कोशिश होती है कि सबसे पहले हम खुद उसका काम करें, या हम अगर काम नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट जब वो अच्छा प्रोजेक्ट हो तो हम कहते हैं कि हाँ यार वो फलां अच्छा प्रोजेक्ट है। फॉर एग्जांपल बहरिया एनक्लेव का हम काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको मुझसे पूछे कि यार बहरिया एनक्लेव कैसा है, तो बहरिया एनक्लेव बहुत अच्छा है जी। डीएचए की बात करें, बहरिया की बात कर लें, अगर पार्क व्यू सिटी के बारे में लोग अक्सर पूछते हैं, हमने उतनी सेल परचेज नहीं की, बड़ी नॉमिनल सी सेल परचेज है हमारी पार्क व्यू सिटी के अंदर, लेकिन वो अच्छा प्रोजेक्ट है। तो अक्सर लोगों के पास ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं कि उन्होंने अपने सरमाए को शायद सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटेशन के लिए लगाया होता है कि शायद ये प्रोजेक्ट, शायद दिस इज द नेक्स्ट हॉट कमोडिटी, शायद दिस इज द नेक्स्ट हॉट कमोडिटी। तो उसमें वो अपने बच्चों की इनहेरिटेंस को जाया कर बैठते हैं, इथे लाते उथे लाते। बहुत सारे बैड प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके अंदर उनके पैसे फंस जाते हैं। अक्सर औकात तो ऐसा होता है कि आप एक अच्छे प्रोजेक्ट से पैसे निकालते हैं और इस खोज में कि शायद ये कोई न्यू हॉट कमोडिटी हो और मुझे शायद इधर से बड़े पैसे मिल जाएंगे, और अगर इस केस में आप उस अच्छे प्रोजेक्ट से बोर भी हुए हों तो फिर आप उस न्यू हॉट कमोडिटी की तलाश के अंदर अपने पैसे गलत प्रोजेक्ट्स के अंदर लगा बैठते हैं और फिर आपको लॉस होता है। फिर आप कहते हैं जी कि हमें लॉस हो गया है और हमारे पैसे फंस गए हैं, ये हो गया वो हो गया। एक मैं आपको सिंपल बात बताऊं, बाय द वे, मैं चूंकि एविड रीडर हूं, मैं काफ़ी ज़्यादा किताबें पढ़ता हूं। अब वक्त उतना नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी रीडिंग काफ़ी चलती रहती है। तो किताब जो है ना, वो आपको एक दफ़ा बोर करती है, वो आपके सब्र का इम्तिहान लेती है, एक रेजिस्टेंस पाई जाती है स्पेशली टुवर्ड्स द मिड। लेकिन वंस आप उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करें तो उसके बाद फिर वो किताब जो है वो अपने मानी और अपने एडवेंचर्स आपके ऊपर खोलती है। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पे बिल्कुल इसी तरह से है। जिस तरह किताब शुरू में एक्साइटिंग लगती है, दरमियान में बोरिंग लगती है और एंड पे उसके एडवेंचर्स आप पे खुलते हैं,
बिल्कुल उसी तरह से रियल एस्टेट प्रोजेक्ट भी शुरू के अंदर आपको एक्साइटिंग लगते हैं, अक्सर आपको न्यू हॉट कमोडिटी लग रहे होते हैं, दरम्यान में आप बोर हो जाते हैं, आप कहते हैं रेट नहीं होना बढ़ रहा या उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहा या मार्केट के अंदर वो फजा नहीं बन रही इस प्रोजेक्ट की जो हम सोच के आए थे। और अगर आप उस रेजिस्टेंस को गुजार लेंगे, उस बोरियत वाले पीरियड को ओवरकम करेंगे, उसके बाद वो एक्साइटिंग पीरियड आएगा, उसके बाद वो प्रोजेक्ट अपने समरात आपके सामने रखेगा, उसके बाद वो प्रोजेक्ट अपने ट्रेजर्स आपके सामने रखेगा। फैसल हिल्स की मिसाल मैं इसलिए देता हूं बिकॉज मैंने इस प्रोजेक्ट को बाद में एज अ रियल एस्टेट एजेंट डील करना शुरू किया। पहले हम इस प्रोजेक्ट के अंदर एज इन्वेस्टर थे, तो हमने ये देखा कि इस प्रोजेक्ट को बहुत सारे लोगों ने बोर होकर छोड़ा, भागे। हालांकि यकीन करें 16 लाख रुपए 5 मरले का प्लॉट से, लेकिन लोग बोर हुए, लोग भागे। जो भाग गए अक्सर ने लॉस किया, कुछ ने थोड़ा बहुत प्रॉफिट लिया और गनीमत जाना और निकल गए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने और हमारे साथ और सैकड़ों हजारों इन्वेस्टर्स ने फैसल हिल्स के अंदर ढेरों प्रॉफिट कमाए, अच्छे प्रॉफिट्स लिए, तगड़े प्रॉफिट लिए। उसकी रीजन सिर्फ ये थी कि हम बोर नहीं हुए। एक बात याद रखिएगा, इमोशंस विल ऑलवेज क्लाउड योर रीजन। बोरियत एक इमोशन है, आपने इसको ओवरकम करना है। न्यू हॉट कमोडिटी एक एक्साइटिंग पार्ट है, आपने इसको ओवरकम करना है। आपने इमोशंस से डिटैच होकर सोचना है, इसे कहते हैं मैच्योर थिंकिंग। जब आप इमोशंस को आड़े नहीं आने देते, जब आप जज्बाती होकर नहीं सोचते हैं, फिर आपको गेम समझ आना शुरू होती है। तो अगर आपने रियल एस्टेट के अंदर ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करनी है जिनका आपको सच में फायदा हो, तो आपने गेम को समझना है, गेम प्लान डिजाइन करना है, और गेम प्लान डिजाइन करने के बाद आपने उसको ऐसे अंदाज के साथ एग्जीक्यूट करना है। यह बात आपने जरूर याद रखनी है कि जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है ये कोई T10 या T20 मैच नहीं है। इट्स अ टेस्ट मैच, इट्स नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन। अच्छी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जिसमें आपको तगड़ा फायदा होगा, वो अक्सर औकात आपको डिफरेंट अंदाज के साथ इमोशनली आजमाएगी। कभी कभार कोई थ्रिलर आएगा, आपका दिल करेगा कि मजीद इसमें अन्यवा बाइंग कर लें, कहीं मौका गुजर ना जाए कैलकुलेटर पे अरबपति होने का। कभी वो आपको इतना डराएगा कि आपका दिल करेगा कि लॉस में भी सब बेच के निकल जाएं, कहीं सारा कुछ मिट्टी ना हो जाए। और वही प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपको सच में बहुत पैसा भी दे सकते हैं। फर्क सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपने अपने इमोशंस पे काबू पाना है, गेम जो है ना उसको देखना है, और इधर से दिमाग से क्लियर होना है आपने कि आप क्यों आए हैं किसी प्रोजेक्ट के अंदर और आपकी उसमें से एंड गोल क्या हैं, उनको आपने फोकस में रखना है। और जो हमारा 5वां फैक्टर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जनाब बैड वॉइसेस। इर्द गिर्द से आने वाली बुरी एडवाइस जो है वो अक्सर आपको ले डूबती है। बैड एडवाइस की मुख्तलिफ किस्में हो सकती हैं, उनमें से सबसे पहली और सबसे ऑब्वियस टाइप तो ये है कि आपका जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट है वो जो आपको एडवाइस दे रहा है वो बैड एडवाइस है। अक्सर रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स जो हैं वो आपको प्रॉपर गाइड नहीं कर रहे होते हैं, और उनका जो इन्फ्लुएंस होता है वो आपसे ऐसे डिसीजंस करवा देता है कि जिसकी वजह से आपको लॉस हो सकता है। अच्छा, अब ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल बुकिंग के वक्त नहीं है। जो आपका रियल एस्टेट कंसल्टेंट है ना, उसने इस पूरे साइकिल के अंदर आपके साथ रहना है। तो कौन सी चीज बाय करनी है, कहां पे बाय करनी है, फिर उसको किस तरह से चलाना है, और फिर कब उसे बेचना है, कब बेचना अच्छी चीज है, कब उसे नहीं बेचना चाहिए, ये तमाम चीजें आपका रियल एस्टेट कंसल्टेंट जो कि मार्केट के अंदर बैठा हुआ है, ये उसने आपको गाइड करना। आपका भी ऑफ कोर्स होमवर्क होता है, यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यू होमवर्क एज वेल। लेकिन आपका जो अच्छा डीलर है ना, वो अगर आपको वक्त पर अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे तो यकीनन आपको बहुत फायदा हो सकता है। लेकिन अगर वो आपके साथ सिंसियर नहीं है, और अगर वो रियल एस्टेट कंसल्टेंट जो है शायद वो उतना कॉम्पिटेंट भी नहीं है अगर, तो फिर उसके जो सम्राट है ना वो
आपको भुगतना पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग ओवर बाइंग की आपको एडवाइस दे रहे होते हैं, किस्तें ना पे करने की एडवाइस दे रहे होते हैं, या मैच्योर ना करने की एडवाइस दे रहे होते हैं। डिफरेंट तरह की बैड एडवाइस जो है ना वो चल रही होती है। लेकिन ये तो ऑब्वियस फॉर्म्स हैं। इसके दौरान भी अक्सर ऐसा होता है कि किसी प्रोजेक्ट के अंदर आपकी मजीद बाइंग बनती है, लेकिन वो आपको मजीद बाइंग नहीं करने देता, या किसी एक सर्टेन पॉइंट पे एग्जिट करना बनता है और वो आपको एग्जिट नहीं करने देता है। इसके साथ साथ बैड एडवाइस की एक और किस्म जो है वो आपकी जो लीजन है, जो आपका यारों दोस्तों का या इन्वेस्टर्स का कोई सर्कल है, आप इन्वेस्ट करते हैं, आपके 2-4 दोस्त और इन्वेस्ट करते हैं, तो उन यारों दोस्तों के अंदर अगर एडवाइस जो है वो अच्छी नहीं चल रही है, या बातें जो आप रेगुलर बेसिस के ऊपर कर रहे हैं वो उतनी प्रोडक्टिव और उतनी अच्छी नहीं है, तो यूजुअली वो एडवाइस जो है ना वो इंसीडियस होती है और आपसे गलत डिसीजन करवा लेती है। एक चीज़ बाय द वे मैं और आपको ज़रूर बताऊंगा जो मैंने ऑब्जर्व की है, देखी है बारहा, कि जब किसी प्रोजेक्ट के ऊपर थोड़ी सी करेक्शन हुई हो या स्टेल्थ हो, रेट ना बढ़ रहे हों, तो उस दौरान आपने प्रॉपर्टी डीलर्स से अक्सर बचना होता है, क्योंकि बड़े कम लोग ऐसे मैंने मार्केट के अंदर देखे हैं जो इस तरह के वक्त के अंदर कोई पॉजिटिव बात कर रहे हों। यूजुअली उनकी बातें बड़ी डिसहार्टनिंग होती हैं, उनके कमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं और वो आपको ज़रूरत से ज़्यादा डरा देते हैं। डरना चाहिए। देखें, जो खौफ है ना ये बड़ा पॉजिटिव इमोशन है इन टर्म्स के इट अलार्म्स यू कि यार कुछ ना कुछ गलत हो रहा है और उस गलत को हमने फिक्स करना है। लेकिन अगर वो डर ज़रूरत से ज़्यादा है और उसने आपको आ लिया है, तो होता ही है कि फिर आप अक्सर डर के गलत डिसीजंस कर जाते हैं। मुझे याद है कि मैंने फैसल हिल्स की जो सबसे पहली इन्वेस्टमेंट थी वो मैंने बेच दी थी, तो 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट के ऊपर एग्जिट ले लिया था डीलर भाइयों के कहने के ऊपर, क्योंकि उन्हें डराए बहुत से। तो अराउंड 1.65 शायद हमें उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ और हम निकल गए उस इन्वेस्टमेंट से। और आज इन रेट्रोस्पेक्ट व्हेन आई लुक बैक तो मैं कहता हूँ कि यार घाटे का सौदा था। समझ रहे हैं आप? तो डीलर्स की अक्सर जो बातचीत होती है वो यूजुअली आपको नेगेटिव मिलेगी। पॉजिटिव रहें, लेकिन उसके साथ साथ मेजर्स तमाम करके रखने, होमवर्क पूरा होना चाहिए, गेम प्लान रेडी होना चाहिए, इमोशंस को साइड पे छोड़ देना है आपने। अगर आपने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करनी है, ये बड़ा जाग के करने वाला काम है, और जिसके नर्व्स जितने स्ट्रांग होंगे वो इस मार्केट में से उतना ज्यादा पैसा लेके निकलेगा। आपकी अपनी सोच जितनी फिकल है, जितनी इंप्रेशनेबल होगी, उतना ज्यादा आपका लॉस होगा। जितनी आपकी सोच एडमेंट है, जितने आप खुद पुरअज़्म हैं और जितने आप खुद वाइज हैं, ये चीजें आपको उतना ज्यादा पैसा बना के दे सकती हैं। वो सुना था ना, थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल की बुक थी थिंक एंड ग्रो रिच। तो उसके बारे में बाय द वे, ये जो रियल एस्टेट की मार्केट है ना, इसमें ऑल यू हैव टू डू टू बी रिच इज जस्ट टू थिंक। मार्केट को आपने देखना है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कौन सी फोर्सेस कब कहां पर अलाइन हो रही हैं, कब पिनिकल पॉइंट आएगा, उस पिनिकल पॉइंट का आपने फिर इंतजार भी करना है। तो ये तमाम चीजें मिल मिलाकर आपको रियल एस्टेट में बहुत सा पैसा बना के दे सकती हैं। लेकिन जो गलतियां मैंने 5 गलतियां पॉइंट आउट की हैं, अगर आप इन गलतियों को दोहराएंगे, और मोर डेंजरसली अगर आपके अंदर ये कॉम्बिनेशन ऑफ दीज मिस्टेक्स पाई जा रही हैं, तो चांसेस आर देयर कि आप बड़ा लॉस खाएंगे रियल एस्टेट से, और उस सूरत में आपको रियल एस्टेट से दूर रहना चाहिए। देखिए, हर तरह का बिजनेस हर तरह के लोगों के लिए नहीं होता, हर तरह की इन्वेस्टमेंट हर तरह के लोगों के लिए नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अ गाय लाइक मी, आई एम वेरी कंपल्सिव, और मुझे लगता है कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूं। दिस इज व्हाट आई बिलीव। मुझे लगता है कि मेरी पर्सनालिटी थोड़ी सी कंपल्सिव है। मैं अगर किसी ऐसी चीज के अंदर इन्वेस्ट करूंगा जिसके रेट्स सेकंड्स में ऊपर नीचे जा रहे हैं एंड आई हैव टू फॉलो दैट, तो मे बी दैट विल रेंडर मी कैटाटोनिक। तो मैं जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर डे ट्रेडिंग नहीं कर सकता हूँ,
किसी भी तरह से। बाय द वे, आई हैव सम फ्रेंड्स हु डू दैट एंड दे डू इट वेरी सक्सेसफुली, और मैं उन्हें ऐसे देखता हूँ लाइक दे आर सम एलियंस। मुझे उनकी समझ नहीं आती कि वो किस तरह से इस सारे स्ट्रेसफुल प्रोसेस को ओवरकम कर लेते हैं। ऑन दी अदर हैंड, मेरी पर्सनालिटी को चीज़ ये सूट करती है कि मैंने सॉलिड चीज़ बाय करनी है, उसको मैच्योर करना है और उस पर इंशाल्लाह प्रॉफिट्स लेने हैं। तो ये बड़ा एक सिंपल सा तरीका है। मेरे ख्याल से अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे तो आप रियल एस्टेट में कहीं भी इन्वेस्ट करेंगे, इंशाल्लाह ताला आपको उस पर तगड़ा फ़ायदा होगा। वीडियो आज की थोड़ी लंबी थी, लेकिन ये बातें ऐसी थी जो कि करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। साथ ही आपको बताते जाएं कि मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं। काइंडली सब्सक्राइब कर लें। बड़ा कम ऐसा होता है कि मैं सब्सक्राइबर्स के लिए रिक्वेस्ट करता हूं, लेकिन नाउ आई एम डूइंग इट बिकॉज मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स सजेस्ट करेंगे जिसमें आप इन्वेस्ट करें। इंशाल्लाह ताला आपको प्लॉट्स भी मिलेंगे और आपको आपकी की गई इन्वेस्टमेंट्स पर अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे। चाहे आपका बजट 1 लाख हो या 1 करोड़, हमारे पास आपके लिए हर तरह के ऑप्शंस अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल हैं। इसी के साथ मेरी किसी बात के साथ एग्री करें, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। डिसएग्री करते हैं वो आप लाजमी बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।